हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। साथ ही विभिन्न इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम देखेंगे और साथ ही हम विभिन्न वो क्वेश्चंस भी देखेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि मैंने कुछ नए क्वेश्चंस हैं वो क्रिएट किए हैं जो कि आगामी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में विस्तार से जानकारी। ये वीडियो काफ़ी लेंथी होने वाला है, क्योंकि वीडियो है वो 1 घंटा या सवा घंटा का होगा। तो आप है वीडियो को बहुत ही विस्तार से देखिएगा, इसमें सभी जानकारी है वो मैंने इंक्लूड की है। तो अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान निर्माण के बारे में बात है वो बहुत पुराने समय से की जा रही है, 1940 से पहले से ही की जा रही है। 1887 में बाल गंगाधर तिलक ने इस पर कदम उठाया था कि एक संविधान का निर्माण होना चाहिए। उससे भी बहुत समय पहले ही 1776 में संविधान निर्माण के बारे में सोचा गया था। लेकिन अगर हम औपनिवेशिक रूप से संविधान निर्माण की बात करें तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव से ये प्रस्ताव पारित होना शुरू हुआ था। 1940 का अगस्त प्रस्ताव हम 1940 का अगस्त प्रस्ताव देखते हैं। उन्नीस का अगस्त प्रस्ताव 1940 का अगस्त प्रस्ताव है वो रखने वाला व्यक्ति था लॉर्ड लिनलिथगो। ये एक ही व्यक्ति है, लॉर्ड लिनलिथगो। तो 1940 का अगस्त प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति था लॉर्ड लिनलिथगो। इस लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या प्रस्ताव रखा? इसने प्रस्ताव रखा कि भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित किया जाएगा। एक औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित किया जाएगा। स्वराज्य का मतलब है खुद का राज्य। स्व मतलब खुद का और राज्य मतलब राज्य, यानी खुद का राज्य तो होगा लेकिन वो औपनिवेशिक रूप से होगा। उस पर ब्रिटिश शासन का भी उसमें हाथ होगा, ब्रिटिश शासन का भी उसमें सहयोग रहेगा। तो इस प्रकार से कहा गया था ब्रिटिश शासन भी उस पर थोड़ा नियंत्रण रखेगी। तो इस कारण क्या हुआ कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में असंतोष व्यक्त हो गया। कांग्रेस में इसलिए असंतोष व्यक्त हो गया क्योंकि ब्रिटिश शासन कह रही है कि उसमें वो उस पर नियंत्रण रखेगी, वो स्वराज्य स्थापित किया जाएगा, उस पर उसका नियंत्रण भी होगा, उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन में सहयोग देगी। तो कांग्रेस ने कहा कि अगर आप सहयोग करेंगे तो आप अपनी तरफ से नियम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए कांग्रेस को ये मंजूर नहीं था और मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि वो खुद के लिए स्वराज्य स्थापित करेगी। मुस्लिम लीग चाहती थी कि वो खुद के लिए अलग से स्वराज्य स्थापित करेगी। तो इसलिए इस प्रकार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में असंतोष व्यक्त हो गया। आगे क्या है कि 1940 के क्रिप्स मिशन में स्टैफोर्ड क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा। अब हम 1942 का प्रस्ताव देखते हैं। ये तो था 1940 का प्रस्ताव जो कि लॉर्ड लिथगो ने प्रस्ताव पारित किया था। ये छोटा सा ही प्रस्ताव है, ये लंबा नहीं चला। तो 1940 का अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो ने प्रस्तावित किया था। कहा था कि भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित होगा। कांग्रेस कहती है कि अगर आप औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित करोगे तो आपका इस पर अगर आपका थोड़ा बहुत भी नियंत्रण रहेगा और खुद की तरफ से आप नियम बनाओगे तो हो सकता है वो आपके अधिकार में हो या हमारे अधिकार के लिए, हमारे स्वतंत्रता के लिए अच्छा ना हो। तो इस प्रकार से कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार में ये हस्तक्षेप सा हो गया। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने कहा कि वो खुद के लिए एक अलग स्वराज्य स्थापित करेगा। तो इस प्रकार कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में असंतोष व्यक्त हो गया। तीसरी बात यह कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग हस्तक्षेप हो गया। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि मुस्लिम खुद के लिए एक अलग से स्वराज्य स्थापित करे। इससे वो जो नियम है, जो अधिकार है, वो मुस्लिम लीग के पास ले जाएंगे। कांग्रेस के पास जितने नियम है कांग्रेस अपने निर्णय वो स्वैच्छिक रूप से स्थापित नहीं कर पाएगी, नियम लागू नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार से दोनों में, कांग्रेस और मुस्लिम में, कांग्रेस और ब्रिटिश में, मुस्लिम और ब्रिटिश में इस प्रकार
इसमें मतभेद हो गया, जिसके कारण ये प्रस्ताव है वो असंतोष व्यक्त किया गया इस प्रस्ताव पर और ये प्रस्ताव खारिज हो गया। अब हम देखते हैं 1942 का क्रिप्स मिशन। 1942 का क्रिप्स मिशन है, इसका प्रस्ताव स्टेफोर्ड क्रिप्स ने रखा। आप स्टेफोर्ड ही नाम याद रख लीजिए, क्रिप्स तो इसमें आ ही चुका है। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स ने 1942 का ये क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव रखा। इसमें क्या कहा गया कि निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। निर्वाचित संविधान सभा मतलब इसका निर्वाचन किया जाएगा और इसके निर्वाचन में विभिन्न प्रांतों के संविधान के लोग, संविधान से जुड़े हुए लोग ही भाग लेंगे, अन्य व्यक्ति इसमें भाग नहीं लेंगे। जैसे आम जनता चुनाव करती है उस प्रकार से नहीं, संविधान से जुड़े हुए लोग, निर्वाचित संविधान के लोग जो हैं वही इसमें इस प्रक्रिया में भाग लेंगे। तथा प्रांतों को संविधान स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान के निर्माण की भी स्वतंत्रता होगी। तो प्रांतों को संविधान स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान के निर्माण की स्वतंत्रता होगी। ये बात सबसे पहले किस मिशन में की गई थी? तो ये बात की गई थी क्रिप्स मिशन में। क्वेश्चन बन सकता है कि प्रांतों को संविधान स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान के निर्माण की स्वतंत्रता होगी। तो ये बात सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन में कही गई थी। दूसरा क्वेश्चन बनता है क्रिप्स मिशन कब लागू हुआ? 1942 में लागू हुआ। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव किसने रखा? तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव स्टेफोर्ड क्रिप्स ने रखा। क्रिप्स मिशन को कांग्रेस द्वारा विभाजन के कारण को लेकर ब्रिटिश सरकार का ये विभाजन की बात है, क्योंकि अपने प्रांत है वो संविधान स्वीकार करने, अलग से संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी। तो अलग से संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी, इस कारण कांग्रेस का क्या हो गया? उससे मतभेद हो गया। ब्रिटिश सरकार से कांग्रेस का मतभेद हो गया। तथा मुस्लिम चाहती थी कि वो एक सांप्रदायिक विभाजन बनाए, एक अलग से खुद का सांप्रदायिक विभाजन बनाए, सांप्रदायिक दल बनाए, सांप्रदायिक एक गठन का निर्माण करे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसे मंजूर नहीं किया। इस प्रकार मुस्लिमों की सांप्रदायिक विभाजन की उनकी मांगों को मंजूर न करने के कारण कुछ मुस्लिमों की सांप्रदायिक विभाजन को लेकर कुछ मांगे थी ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मंजूर नहीं किया। और कांग्रेस चाहती थी कि इसका विभाजन ही ना हो। अगर विभाजन होगा जो अधिकार हैं वो मुस्लिमों के पास चले जाएंगे, मुस्लिम अपने मनमानी करेंगे, खुद के नियम बना सकते हैं, जो कि 1940 में भी ऐसा ही हुआ था, वही बात हुई। लेकिन इसमें क्या कि मुस्लिम ने सांप्रदायिक विभाजन लेकर कुछ मांग भी रखी थी जो कि पूरी नहीं हुई। इस कारण इन दोनों में मतभेद हो गया और इस मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। इसका पोस्टमार्टम हो गया, इस प्रकार इसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई। अगला है वेवेल योजना 1945। वेवेल योजना 1945। वेवेल योजना 1945 में क्या होता है कि इस योजना में पहले तो ये देखते हैं कि इस योजना का जो क्रियान्वयन किसने किया, इस योजना का गठन किसने किया। तो इस योजना का गठन करने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड वेवेल। जैसे कि यहाँ पे देख ही सकते हैं वेवेल नाम लिखा हुआ है, लॉर्ड वेवेल के नाम पर ही समिति का नाम वेवेल योजना रखा गया 1945 में। इसमें क्या हुआ कि लॉर्ड वेवेल ने कहा, वेवेल योजना में लॉर्ड वेवेल ने कहा कि वेवेल योजना में लॉर्ड वेवेल ने एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया। वेवेल ने एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया और इस गठन में करके कहा कि हिंदू एवं मुस्लिम इस सम्मेलन में, इस मिशन में समान रूप से भाग लेंगे, समान रूप से भागीदारी होगी।
और तथा भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस मिशन के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा ये कहा गया कि हिंदू एवं मुस्लिम इस मिशन में समान रूप से भागीदारी लेंगे और भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाता है वेवेल योजना 1945। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है वेवेल योजना कब शुरू हुई? 1945 में हुई। वेवेल योजना का गठन किसने किया? तो वेवेल योजना का गठन लॉर्ड वेवेल ने किया। और चौथा प्रश्न बन सकता है कि किस मिशन में ब्रिटिश सरकार द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया कि हिंदू एवं मुस्लिम समान रूप से भागीदार लेंगे, या किस मिशन में हिंदू एवं मुस्लिमों की समान रूप से भागीदारी को प्रस्तावित किया गया? तो ये है वेवेल योजना 1945। अब आगे क्या होता है कि 1945 वेवेल योजना के तहत ही 1945 वेवेल योजना के तहत ही 1945 के वेवेल योजना के बाद शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। ये शिमला कॉन्फ्रेंस सम्मेलन है वो वेवेल योजना से संबंधित है। तो पूछा जा सकता है शिमला कॉन्फ्रेंस किस मिशन से संबंधित है? 1942 के वेवेल योजना से संबंधित है। इस सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो वेवेल योजना का जो प्रतिनिधित्व है वो किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और इस सम्मेलन में 1945 के वेवेल योजना मिशन के अंतर्गत शिमला कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था और ये सम्मेलन भी कांग्रेस के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। ये सम्मेलन भी कांग्रेस के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। अब हम देखते हैं कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 है। इसका नेतृत्व क्लीमेट एटली के नेतृत्व में हुआ था। क्लीमेट एटली के नेतृत्व में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैबिनेट मिशन 1946 का नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इस कैबिनेट मिशन का गठन है वो क्लीमेट एटली के नेतृत्व में हुआ था। और इसमें 3 सदस्यीय सम्मेलन कहा जाता है। इसको कैबिनेट मिशन को 3 सदस्यीय सम्मेलन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 सदस्यों ने प्रमुख रूप से भाग लिया। ये सदस्य हैं कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन 1946 क्या कहता है? कैबिनेट मिशन 1946 ये कहता है कि इसमें संविधान सभा का गठन किया जाएगा और संविधान सभा का निर्माण प्रस्तावित किया गया। इसमें संविधान सभा का गठन और संविधान सभा के निर्माण को प्रस्तावित किया गया। इसमें 3 सदस्यों ने भाग लिया। वो कौन थे? पहला था स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरा था पैथिक लॉरेंस और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। स्टैफोर्ड क्रिप्स ये ब्रिटिश से संबंधित थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये भारतीय थे, हालांकि अंग्रेजों का नाम सा लगता है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये सचिव थे और एवी अलेक्जेंडर ये भी भारतीय थे। तो ये 2 भारतीय थे और ये स्टैफोर्ड क्रिप्स ये ब्रिटिश से संबंधित था। और ये इन 3 लोगों ने एक 3 सदस्यीय समिति बनाई, अर्थात कैबिनेट मिशन 1946 को 3 सदस्यीय समिति कह सकते हैं। हालांकि क्लीमेट एटली ने इसका गठन किया था। क्लीमेट के नेतृत्व में ये हुआ था। हालांकि क्लीमेट एटली ने इसमें भाग नहीं लिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस कैबिनेट मिशन में किस किस ने भाग लिया? ऑप्शन आ सकता है स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी क्लीमेट एटली। और फिर पूछा जा सकता है ऑप्शन ए में 1 2 3, ऑप्शन बी में 2 3, ऑप्शन सी में 3 4, ऑप्शन डी में 1 3 4। तो ऐसे पूछा जा सकता है। अगला है, अब हम आगे बात करते हैं 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा।
इस मिशन में अंतरिम सरकार की स्थापना, संविधान सभा के गठन एवं संविधान सभा का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर किया जाएगा, ऐसा कहा गया। तो 24 मार्च 1946 को है वो कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा गया। अर्थात कह सकते हैं कैबिनेट मिशन भारत में नहीं बना था, कहीं और बना था, और फिर 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन है वो शुरू हुआ था भारत में। अगर कैबिनेट मिशन भारत में पूछा जाए कि कब हुआ था, 24 मार्च 1946 को हुआ था। वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में इसका सम्मेलन हुआ था। और इस कैबिनेट मिशन में कहा गया कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। इसके अंतर्गत एक अंतरिम सरकार की स्थापना भी की जाएगी। तो पहली बार किस मिशन में अंतरिम सरकार की स्थापना की बात की गई थी? तो वो था कैबिनेट मिशन। ये पूछा जा सकता है। इसमें क्या हुआ कि संविधान सभा द्वारा गठन, इसका चुनाव कैसे होगा? चुनाव इसका प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। कैबिनेट मिशन में प्रस्तावित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य, देशी रियासतों के 93 सदस्य एवं चीफ कमिश्नरी के 4 सदस्य नियुक्त किए गए थे। कैबिनेट मिशन में ये प्रस्ताव रखा गया कि कुल सदस्य 389 होंगे, जिसमें 4 कमिश्नरी सदस्य, 292 प्रांतों के सदस्य ब्रिटिश प्रांत से और देशी रियासतों के 39 सदस्य होंगे। अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। यानी अंतरिम सरकार का गठन है वो कब हुआ कैबिनेट योजना के तहत? तो अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को हुआ था तथा 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता माउंटबेटन ने की थी। इस लीग में मुस्लिमों ने भी भाग लिया था। कैबिनेट योजना के विरोध में कांग्रेस ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। अर्थात कह सकते हैं कांग्रेस का इसमें मतभेद था। इस कारण हिंदू एवं मुस्लिम लीग में एकता स्थापित नहीं हो सकी, क्योंकि कांग्रेस इसके विरोध में थी और मुस्लिम भी इसके विरोध में थी, और दोनों ही अपने अपने अधिकार चाहते थे इस योजना के तहत। तो इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग में इसमें जो एकता है वो स्थापित नहीं हो सकी। तो कह सकते हैं कि 1940 से 1946 तक एकता स्थापित नहीं हो सकी। इन दोनों में कोई संगठन एकता दिखाई नहीं दी। कैबिनेट योजना के बाद वायसराय लॉर्ड वेवेल के स्थान पर कैबिनेट योजना के बाद वायसराय लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की। इस योजना के तहत अलग से पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव रखा गया। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की। इस योजना में पाकिस्तान को अलग से पाकिस्तान बनाने की घोषणा की। अर्थात इस योजना के तहत अलग से पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को कांग्रेस तथा मुस्लिम सहित सभी दलों ने मान लिया। कांग्रेस ने और मुस्लिम ने इस पर सहमति जता दी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था।
किस संसद में प्रस्तुत किया गया था? ब्रिटिश संसद में। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को प्रस्तावित हो गया। तो पूछा जा सकता है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब रखा गया था और कब प्रस्तावित हुआ था? तो रखा गया था 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में और प्रस्तावित हुआ था 18 जुलाई 1947 को। दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान का गठन किया गया। रामगोपालचारी अंतरिम मंडल के अध्यक्ष बनाए गए। तो जब ये माउंटबेटन योजना तैयार की गई थी तब अंतरिम मंडल के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? रामगोपालचारी बनाए गए थे। संविधान सभा के निर्माण का प्रतिपादन सर्वप्रथम M.N. राय ने किया था। संविधान सभा के निर्माण का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? यानी औपचारिक रूप से जो संविधान सभा का निर्माण के जो प्रतिवेदन की बात की गई थी वो M.N. राय ने की थी। इससे पहले बाल गंगाधर तिलक ने भी की थी, इसके अलावा गांधी जी ने भी की थी। लेकिन जो औपचारिक रूप से अगर सर्वप्रथम औपचारिक रूप से अगर किसी ने प्रस्ताव रखा था तो वो विधि विधान से जो प्रस्ताव रखा था वो रखा था M.N. राय ने। अगर हम पार्टी की बात करें तो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में संविधान निर्माण की मांग रखी गई थी। सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान के निर्माण की बात स्वीकार की थी। तो संविधान के निर्माण की बात है वो सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन ने व्यक्त की थी। हालांकि इस पर चर्चा 1940 के अगस्त प्रस्ताव पे औपनिवेशिक रूप से हो गई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दिल्ली में प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दिल्ली में प्रथम बैठक हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो पूछा जा सकता है कि किस संविधान अधिवेशन में स्थायी सदस्य चुना गया था? तो वो दूसरा अधिवेशन था जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का, जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जबकि प्रथम बार स्थायी अध्यक्ष है वो 11 दिसंबर 1946 की दूसरी संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तथा 11 दिसंबर 1946 को मुस्लिमों ने अलग संविधान की मांग भी रखी। हालांकि मुस्लिम जो अलग संविधान की मांग है वो अगस्त प्रस्ताव से ही रखते आ रहे हैं और सभी जो कोई भी ऐसा मिशन में नहीं छोड़ा जिसमें मांग नहीं रखी हो। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। तो संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? जब 1947 के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 299 थी। जिसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। पहला तो गठन कैबिनेट मिशन के तहत ही हो गया था जिसमें 379 सदस्य रखे गए थे। जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, दूसरा बार गठन हुआ, तब इसमें सदस्य संख्या 299 थी और ब्रिटिश प्रांतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 229 थी। कुल सदस्य संख्या पुनर्गठन के समय कितनी रखी गई? 299 रखी गई और ब्रिटिश प्रांत के सदस्य कितने थे? इसमें 229 थे। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गई। यानी संविधान सभा की कार्यवाही है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। उद्देश्य प्रस्ताव से पारित हुई B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसमें क्या है कि संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? तो B.N. राव को बनाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव
आगे देखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का कार्य पूरा हुआ। संविधान सभा बनकर तैयार हो गई। कब तैयार हुई? क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा का निर्माण कब हो गया था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया था। और ये एलडीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एलडीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था और ये मैंने एग्ज़ाम दिया था। इस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कि संविधान निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ था। तो संविधान निर्माण का कार्य है वो 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था और 15 आर्टिकल इसमें लागू किए गए थे। जब संविधान सभा का निर्माण का कार्य पूरा हुआ तब इसमें कितने आर्टिकल थे? 15 आर्टिकल थे। कुछ किताबों में 16 लिखा हुआ मिलता है जो कि सही नहीं है। 15 इसका सही आंसर होगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी तब इसी दिन राष्ट्रीय जनगणमन तथा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम तथा राष्ट्रीय गान जनगणमन कब गाया गया था? तो वो गाया गया था 24 जनवरी 1950 को गाया गया था। अगला है 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकृत किया गया था। तो अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां थी। कितने भाग थे मूल संविधान में? 22 भाग थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां थी। अब कितनी हो गई? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर तथा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति और संघ संविधान समिति ये दो अलग अलग समितियां बनी। हालांकि एक जैसी समितियां थी और इसके अध्यक्ष नेहरू बने थे। जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर बने थे और सलाहकार समिति के अध्यक्ष B.N. राव बने थे। तो ये तो था संविधान का निर्माण। अब हम संविधान की विशेषताएं भी देख लेते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली संसदात्मक प्रणाली है। यानी भारत की संसदीय प्रणाली कैसी है? संसदात्मक है। संसदात्मक प्रणाली है यानी ये अध्यक्षात्मक प्रणाली ना होकर संसदात्मक प्रणाली है। इसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं अपनाई गई है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वो अमेरिका में अपनाई जाती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है जो अमेरिका में अपनाई जाती है। क्या होती है अध्यक्षात्मक प्रणाली और संसदात्मक प्रणाली? तो इन दोनों में अंतर देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अध्यक्षात्मक प्रणाली की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति का चुनाव है वो सीधे जनता द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधा जनता द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति है वो संसद का वास्तविक कार्यपालिका होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता है अमेरिका में, लेकिन जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति के पास होती हैं और जनता राष्ट्रपति का चुनाव करती है। तो इन्हीं दो कारणों की वजह से अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है। इसी को अध्यक्षात्मक प्रणाली कहते हैं। संसदीय प्रणाली क्या होती है कि इसमें संसद प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न विभाग बनाए जाते हैं। अलग अलग पालिकाएं बनाए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इनकी अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। इनको अलग अलग अधिकार दिए जाते हैं और ये जनता के हित में होती हैं। इसी कारण से संसदात्मक प्रणाली कहते हैं। संघात्मक संविधान में संघ और राज्यों के मध्य विवाद का समाधान और संविधान के निर्वाचन का दायित्व
न्यायपालिका पर होता है। यानी राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद हो जाता है तो उन राज्यों के मध्य विवाद हो जाता है तो उसका समाधान राज्यों के मध्य अगर विवाद हो गया तो उसका समाधान तथा संविधान का जो निर्वाचन का दायित्व, संविधान में जो निर्वाचन होता है उसका दायित्व न्यायपालिका पर होता है। तथा न्यायपालिका का दायित्व है कि वह मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करे। तथा न्यायपालिका का यह भी कार्य होता है कि वो मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। तो ये संविधान की विशेषता इसलिए है क्योंकि संविधान से जुड़े हुए हैं विभिन्न अंग, जैसे कि न्यायपालिका संविधान का कार्य कर रही है कि न्यायपालिका है वो मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान कर रही है। न्यायपालिका संघ और राज्यों के मध्य जो विवाद हो रहा है उसका समाधान कर रही है। न्यायपालिका है वो संविधान के निर्वाचन का दायित्व है वो भी पूरा कर रही है। इसका दायित्व भी संविधान के निर्वाचन का दायित्व भी है वो न्यायपालिका का होता है। भारतीय संविधान कठोर तथा लचीले दोनों प्रकार का मिश्रण है। भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। भारतीय संविधान में संशोधन संसद द्वारा साधारण बहुमत से, भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है वो साधारण बहुमत से विशेष बहुमत एवं राज्यों के 50% के समर्थन के आधार पर किया जाता है। तो भारतीय संविधान संशोधन है वो संसद द्वारा साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, राज्यों के 50% सदस्यों के समर्थन से, 2/3 बहुमत से, इन सभी आधारों पर भारतीय संविधान में वो संशोधन किया जा सकता है। ये भी एक विशेषता है। अगली विशेषता है कि भारतीय संविधान संघात्मक व एकात्मक दोनों प्रकार का है। भारतीय संविधान संघात्मक भी है, एकात्मक भी है, कठोर भी है, लचीला है, दोनों है। और संविधान में शक्तियों का विभाजन, जैसे संविधान में विभिन्न शक्तियों का विभाजन किया गया है, जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, संविधान सर्वोच्च है ये विशेषता है। इस संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका को स्वतंत्र शक्तियाँ प्रदान की गई है यह भी बात है। संविधान लिखित है ये भी एक विशेषता है। नए राज्यों के निर्माण की संसद की शक्ति, संसद के पास नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति है यह भी संविधान की विशेषता है। अखिल भारतीय सेवाओं एवं राज्य सूची पर केंद्र सरकार को विधि बनाने की शक्ति, केंद्र सरकार को ये शक्ति प्रदान की गई है। वो अखिल भारतीय सेवाओं एवं राज्य सूची पर जो क्या कानून बना सकते हैं, यानी राज्यसभा की अनुशंसा पर केंद्र सरकार है वो अखिल भारतीय सेवाओं पर सूची बना सकती है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार है वो राज्य सूची के विषयों पर भी राज्य सूची के नियमों से संबंधित शक्तियां भी प्रदान की गई है। हालांकि राज्य सूची पर राज्य ही कानून बनाता है, लेकिन अगर विशेष जरूरी हो तो संसद कह सकती है, संसद है वो केंद्र को शक्तियां प्रदान कर सकती है, ये केंद्र की विशेषता है। अगला है एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है यह भी संविधान की विशेषता है। आपातकालीन उपबंध अपनाए गए हैं ये भी विशेषता है। आदि संविधान की विशेषताएं हैं। अतः कह सकते हैं कि संविधान की प्रकृति केंद्राभिमुख है, विकेंद्रीमुख नहीं है बल्कि केंद्राभिमुख है। संविधान की प्रकृति केंद्राभिमुख है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जितने भी तथ्य हैं, ये जितने भी बातें नियम हैं वो एक दूसरे पर पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए ये प्रकृति संविधान की केंद्राभिमुख है। संविधान में न्यायपालिका सर्वोच्च है। वह संसद द्वारा बनाई गई विधि को संविधान के अनुरूप न होने पर, न्यायपालिका है अगर संसद ने कोई विधि बनाई है और वो विधि संविधान के अनुरूप नहीं है तो न्यायपालिका असंवैधानिक उसे घोषित कर सकती है। याद रखिए, संविधान में न्यायपालिका सर्वोच्च है। वह संसद द्वारा बनाई गई विधि को संविधान के अनुरूप न होने पर असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसके अलावा संविधान की विशेषताएं, आर्टिकल्स कितने हैं, नियम अनुच्छेद आर्टिकल्स कितने हैं,
कौन कौन से संघ हैं, उन संघों को क्या शक्तियाँ प्रदान की गई है। जैसे जम्मू कश्मीर को अलग शक्तियाँ प्रदान की गई, अलग संविधान रहा, और केंद्र शासित संघ प्रदेश हैं उनको एक प्रकार से अलग शक्तियाँ प्रदान हैं। तो यह भी संविधान सभा की विशेषताएं हैं जो कि इतनी डिटेल में पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो ये तो थे संविधान से संबंधित, संविधान का निर्माण एवं संविधान से संबंधित विशेषताएं। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था। तो संविधान सभा का निर्माण है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। हम देख लेते हैं, हमने पढ़ा था कैबिनेट मिशन योजना। तो संविधान निर्माण है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत ही संविधान सभा का निर्माण किया गया था, जिसमें सदस्य 389 निश्चित की गई थी। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे और 93 सदस्य देसी रियासत के थे, 4 चीफ कमिश्नरी थे। जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उस समय इसकी सदस्य संख्या, जब संविधान सभा का पुनः गठन हुआ तब उसकी सदस्य संख्या 289 रह गई थी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों की कितनी संख्या प्रारंभ निर्धारित की गई थी। तो 389। अगला है अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का चुनाव कब हुआ। तो अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का चुनाव है वो अगस्त 1946 में हुआ था। इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था। तो अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का निर्माण अगस्त 1946 में हुआ था। अगला है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। प्रारंभ में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष कौन थे। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है, RAS IAS इनमें पूछे जाते हैं, बाकी एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। तो जो प्रारंभिक संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर HC मुखर्जी और VT कृष्णाचारी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे। BN राव, पूरा नाम है बेनिगल नरसिंह राव अर्थात BN राव है, वो संविधान सभा के सलाहकार के रूप में चुने गए। संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई थी तब 11 दिसंबर 1946 को हुई थी दूसरी बैठक। अगला क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, कब स्वीकृति से मिली। तो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को मिली थी और ये प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस पार्टी द्वारा संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई। तो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा के निर्माण की बात की थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, ये कानून मंत्री बनाए गए थे उस समय। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल चुने गए थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो परामर्शदाता तथा प्रांतीय संविधान समिति का एक ही अध्यक्ष था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देशी रियासत समझौता समिति, अब देखिए देशी रियासत समझौता समिति संचालन समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया। तो
तो देशी रियासत समझौता समिति, संचालन एवं नियम समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। अगला है संविधान सभा के कार्यकारिणी संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो संविधान सभा के कार्यकारिणी संबंधी समिति के अध्यक्ष है वो जीवी मावलकर चुने गए थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी चुने गए थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी चुने गए थे। प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर चुने गए थे। प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर चुने गए थे। अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो ये जो प्रारूप समिति है इसका गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे। तो प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को इसका प्रस्ताव इसका गठन हुआ था। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य चुने गए थे। मैं 7 सदस्यों के नाम पढ़ देता हूँ। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव तथा वेटी कृष्णाचारी। ये थे 7 सदस्य प्रारूप समिति के। तो एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव तथा वी कृष्णाचारी या वीटी कृष्णाचारी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। याद रखिए, राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, याद रखिए। पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया? तो पूर्ण स्वराज्य दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अगला है कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन, इसमें थोड़ी गड़बड़ कर रखी है लगता है। जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन क्लीमेट एटली, कैबिनेट मिशन क्लीमेट एटली के नेतृत्व में हुआ था ये। और जो क्रिप्स मिशन है, इस क्रिप्स मिशन, ये स्टैफोर्ड क्रिप्स थे इसके, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स होगा। तो कैबिनेट मिशन होगा क्लीमेट एटली, और क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष हैं वो स्टैफोर्ड क्रिप्स मान सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में ये हुआ था। माउंटबेटन योजना कब लागू की गई थी? तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लागू की गई थी। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लागू की गई थी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना है वो लागू की गई थी। संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? तो पुनर्गठन, जैसा कि हमने पढ़ा कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था, तो संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था, यहाँ पे देखता हूँ।
संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था। ये दूसरी बैठक में नहीं हुआ, संविधान सभा की दूसरी बैठक में ये इसका पुनर्गठन नहीं हुआ, सॉरी वो गलत हो गया था। माउंटबेटन योजना है वो 3 जून 1947 को लागू हुई थी। संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? तो ये 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। याद रखिए, संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था, जिसमें 289 सदस्य थे, जिसमें 289 सदस्य थे। और जब संविधान सभा का निर्माण पूरा हुआ था तब 15 आर्टिकल्स थे। कब हुआ था संविधान सभा का निर्माण पूरा? 26 नवंबर 1949 को। ये क्वेश्चन एग्जाम में, एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड की संज्ञा किसने दी? तो क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड की संज्ञा महात्मा गांधी ने दी थी, और मैं इसके बारे में बता चुका हूँ पोस्ट डेटेड की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन है वो भारत में कब आया? तो ये आया था 24 मार्च 1946 को। किताबों में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा जुलाई 1946 को आया था, लेकिन मैं आपको डेट बता देता हूँ इसकी। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया था, और ये दिल्ली में आया था। अगला है कैबिनेट मिशन में, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? मार्च 1946 में। ये हम देख ही चुके हैं, 24 मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन में कौन कौन से सदस्य शामिल थे? जो 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और इसका प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्ताव किसने रखा था? ये प्रस्ताव रखा गया था कैबिनेट मिशन, ये प्रस्ताव रखा गया था क्लीमेट एटली के नेतृत्व में रखा गया था, क्लीमेट एटली के नेतृत्व में। संविधान सभा के सदस्य कितने अनुच्छेद थे? 15 अनुच्छेद थे, जो कि हम देख चुके हैं। 15 आर्टिकल्स थे जब संविधान सभा का निर्माण पूरा हो गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा की कार्यवाही कब पूरी हुई? 13 दिसंबर 1946 को। कार्यवाही की बात पूछी जा रही है, न कि संविधान सभा का निर्माण कार्य पूरा हुआ इसके बारे में बात की जा रही है। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को पूरी हुई थी। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को पूरी हुई थी। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की संशोधन के बाद बनाया गया 69वां संशोधन, 69वां संशोधन हुआ तब दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 8वीं सूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में। ये राज्य से संबंधित आ गया, ये संविधान से संबंधित नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। अब हम इसी समय संविधान जब निर्माण हुआ था, तो संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उसके 2.5 साल बाद क्या हुआ था वो भी हम देख लेते हैं। तो उसके 2.5 साल बाद 3 अगस्त 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था। 3 अगस्त 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था, और लोकसभा का पहली बार गठन 6 मई 1952 को किया गया था। राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था? 3 अगस्त 1952 को। लोकसभा का पहली बार गठन कब किया गया था? 6 मई 1952 को। और इसी 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। 6 मई 1952 को लोकसभा का गठन हुआ, और 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था।
स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की बैठक है वो 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। और पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है वो 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी। तो ये तो था संविधान सभा का निर्माण एवं संविधान सभा की विशेषताएं और विभिन्न सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।